हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका एम की क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट। यानी कि हम कह सकते हैं वो पूरे चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है और अपवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है ना, और प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आइए, कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पीछे फिगर में भी लिखा है, बोर्ड में भी लिखा है, कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है ना। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, जिसके वजह से या जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में हम लोग ने ये देखा कि प्रकाश होता क्या है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके गुण भी होते हैं कुछ। प्रकाश के कारण ही क्या होता है, किसी भी वस्तु को देखने की प्रक्रिया क्या होता है। सबसे पहले जो होता है, लाइट क्या होता है, हमारे आंख में प्रवेश करता है या कहाँ पे जाता है, वस्तु पे जाता है ना। वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, हमारे आंख तक आता है। और जब आंख में आता है तो आंख से फिर से रिफ्लेक्शन होता है और फिर से वापस कहाँ पे जाता है, किसी वस्तु पे जाता है। तब जाके हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर ऐसा होता कि सिर्फ वस्तु पे ही लाइट डालने से हम किसी वस्तु को देख लेते, तो क्या ऐसा होता कि आपका आंख बंद कर दिया जाए और वस्तु पे फोकस करें, या टॉर्च से किसी वस्तु पे लाइट दें, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है ना। या ऐसा भी नहीं संभव है कि वस्तु को छोड़ दीजिए, आपकी आंख में ही टॉर्च मार देते हैं या किसी व्यक्ति के आंख में ही लाइट दे देते हैं, वस्तु पे नहीं देते हैं, है ना। तो क्या होगा, आप उसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश जो होता है वो कहाँ पे जाता है, वस्तु पे पड़ता है। और वस्तु का भी होना जरूरी है और हमारे आंख का खुला होना भी जरूरी है, और परावर्तन दोनों जगह भी होना जरूरी होता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जब भी वस्तु पे प्रकाश जाती है, ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है और हमारे आंखों में पड़ती है, और आंखों में फिर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और वापस फिर से पुनः से वो क्या होता है, वस्तु पे पड़ती है। तब जाके हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि प्रकाश होता क्या है। सिंपली एकदम नॉर्मल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डिफिनेशन भी लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश के कुछ गुण भी होना चाहिए, है ना। तो प्रकाश के गुण क्या है भाई, तब प्रकाश हमेशा जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। कभी देखो कि प्रकाश ऐसे गया, ऐसे गया, मुड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक तरंग की तरह होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको संचरण करने के लिए, मतलब गमन करने के लिए क्या होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी माध्यम अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी माध्यम में क्या हो सकता है, जा सकता है, गमन कर सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रकाश हमेशा किसी अपारदर्शी वस्तु की एक छाया बनाता है ना। अपारदर्शी वस्तु तीन तरह के होते हैं। जैसे एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। अपारदर्शी वस्तु वो होते हैं जिसे ओपेक ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। अपारदर्शी वस्तु होते हैं जैसे कि मार्कर, आप क्या इस मार्कर के थ्रू से इस साइड से उस साइड में देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो मार्कर क्या हुआ, एक अपारदर्शी वस्तु हुआ। अगर प्रकाश की किरणें उधर से आ रहा है सपोज, तो क्या ऐसे अगर रख दें तो ये प्रकाश की किरणों के वजह से इस अपारदर्शी वस्तु का क्या होगा, हमें अपोजिट साइड में इसका एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब कहे तो इसकी छाया बनता हुआ प्रतीत होगा, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, जैसे कि बुक ले लो, तो बुक को भी क्या करें, अगर प्रकाश किसी सोर्स से आ रहा है, किसी स्रोत से, तो अगर हम उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, किसी भी अपारदर्शी वस्तु की क्या करता है, एक छाया
बनाता है। अपारदर्शी वस्तु समझ में आ गया है ना। एक होता है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी मतलब एक ऐसा वस्तु जिसके माध्यम से हम एक साइड से दूसरी साइड में आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड देखिए, मोबाइल में जो जनरली स्क्रीन गार्ड यूज होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसी की वजह से ना अंदर की चीज़ों को हम आसानी से बाहर देख पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। उसका कभी भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश की मार्ग जो होता है वो कभी भी बाधित नहीं होता है, और जब तक प्रकाश का मार्ग कभी बाधित नहीं होगा तब तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि छाया तभी बनता है जब प्रकाश का मार्ग क्या होता है, बाधित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। जब प्रकाश के मार्ग को कोई भी वस्तु क्या करता है, रोक देता है, तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, एक छाया बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अभी हम लोग प्रतिबिंब के बारे में भी बात करेंगे, प्रतिबिंब कितने तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आप पारदर्शी, अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। कभी कभी देखते हो कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसके थ्रू से या जिसके माध्यम से हम लोग क्या होता है कि आसानी से एक साइड से दूसरी साइड में नहीं देख सकते। कुछ कुछ चीज़ें जो होता है उस साइड में, इस साइड से उस साइड में दिखाई पड़ता है, जैसे थोड़ी थोड़ी दिखाई देता है, धुंधला, है ना। जैसे किसी पेज में आप तेल को गिरा दीजिए और उस पेज से इस पार से उस पार देखिए, देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, आपको दिखाई देगा। तो वस्तु कैसा बन जाता है, पारभासी बन जाता है, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे वस्तु जिससे थोड़ी थोड़ी हम एक साइड से दूसरी साइड में देख सकते हैं, वो कैसा वस्तु कहलाएगा, पारभासी वस्तु कहलाएगा। उसमें भी क्या होता है, वो भी कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे वस्तु बनाता है, एक अपारदर्शी वस्तु बनाता है। ठीक है, तो ये था बात प्रकाश के गुण का, है ना। अब प्रकाश का प्रवर्तन, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है ना। कभी कभी देखते होंगे कि जब हम किसी सतह से या टॉर्च वगैरह को मारते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दर्पण से क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करते हैं और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, ऐसा करते हुए प्रतीत होता है। तो उससे क्या होता है, वहाँ भी प्रकाश का परावर्तन हो जाता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ सतह, है ना, किसी भी सतह अर्थात दर्पण से टकराती है, तो प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है। वापस जिस माध्यम से आया, जिस रास्ते से आया, उसके थोड़ी से कुछ एक एंगल से क्या होता है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के किरणों का वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कि प्रकाश की किरणें अगर आई और किसी परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के लौटने की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि मैंने एक फिगर भी बनाया है। फिगर में क्या है कि एक परावर्तक सतह है, समझ लीजिए कि दर्पण ही ले लिए। दर्पण में क्या कीजिए, आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि दर्पण में क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को, रे ऑफ लाइट डालेंगे। रे ऑफ लाइट डालने के बाद क्या होता है, देखते हैं कि इधर से आया और ये क्या हुआ, वापस इसी माध्यम में लौट गया। जिस एंगल से आया उस एंगल से वापस दूसरे रास्ते में लौट गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए। क्या क्या बताए गए, एक तो हो गया कि आपतित किरण। अब इसमें से देखिए, इस फिगर को समझते हैं कि आपतित किरण, इसको मैंने लिखा है आपतित किरण, किसी परावर्तक सतह पर। आपतित किरण का परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि किसी परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरणें क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी स्रोत से आने वाली किरणें क्या कहलाती, आपतित किरण कहलाती है। कि किसी भी स्रोत से आ रही है, जैसे एक बल्ब जला दे तो बल्ब से जो प्रकाश की किरणें आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इस परावर्तक सतह पे टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस इस रास्ते से लौट गया। तो ये प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस दूसरी दिशा में लौट जाती है, उस किरण को क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं।
अब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब मतलब 90 डिग्री पे। तो अभिलंब डालने के बाद क्या होगा कि ये कहाँ पे रहेंगे, इस बिंदु को जहाँ पे आपतित किरण मिलते हैं और जहाँ से आप परावर्तित किरण वापस लौटता है, जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होता है, जिस बिंदु पे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। और ये अभिलंब जो होता है इसे अभिलंब कहते हैं। इस अभिलंब ये सारी चीजें क्या होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण, ये किरण है ना, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तथा ये जो अभिलंब है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु है इस पर जो डाला गया है अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं, इस तल में स्थित होते हैं, सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में से पहला नियम क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह से हम पहले पढ़ लिए कि प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बन रहा है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, है ना। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं, तथा परावर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं, के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण जिस एंगल से कोई भी प्रकाश की किरण, सपोज ये 30 डिग्री एंगल से कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे टकराता है, तो वापस जो है वो 30 डिग्री के एंगल से ही दूसरे दिशा में क्या होता है, वापस वो लौट जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हमेशा जो होता है आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश के गुण क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है ना। इसमें सिर्फ मैंने डिफिनेशन नहीं लिखा, डिफिनेशन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, कि किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं, है ना। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण में क्या लिख सकते हैं कि किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। इसमें हो गया आपतन कोण, आपतन कोण ये है अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के जो कोण है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार डिफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, आप इसे नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट भी कर सकते हो, आसानी से आप नोट बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है ना। कि प्रतिबिंब, अभी मैंने जिक्र किया कि प्रकाश जो होता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा कि प्रतिबिंब होता क्या है। अभी जैसा कि मैंने बात किया कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब कभी भी वस्तु का तब बनता है जब कोई भी वस्तु प्रकाश की मार्ग को क्या करता है, रोक देता है। अर्थात प्रतिबिंब कई तरह के बनते हैं, वास्तविक भी बनता है ना, उल्टा बनता है, आभासी भी बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कभी भी, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद होती है अथवा प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है। कि आप कह सकते हैं कि कोई भी दो प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलती है, कि मान लीजिए परावर्तन के बाद यहाँ पे मिल रहा है परावर्तित किरणें, तो इस जगह पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे एक्चुअल इमेज बोलते हैं, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वास्तविक होता है कि जो एक्चुअल होता है, जैसा प्रतिबिंब, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। और एक होता है आभासी जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, मतलब एक सिर्फ आभास होता है, वर्चुअल होता है कि ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमें क्या होता है, आभास होता है। तो वैसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
देखो, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें प्रतिच्छेद करती है। जब कोई भी दो प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती है एक्चुअल में, तब जाके क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जब वो कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। यह हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, यह तब बनता है जब, है ना, यह जब किरणें प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत होता है, कि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं होता है, वो क्या होगा, अगर पीछे बढ़ा दिए किरण को तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेद होता हुआ हमें प्रतीत होगा, तब जाके कैसी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का इमेज बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह हमेशा सीधा बनता है। क्या आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है कि समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोग सुने हैं, या तो हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है और उसका क्या मतलब होता है। तो ये देखिए, मैंने एक समतल दर्पण रखा है ना, कि इस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण कैसा होता है, किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है एक समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में सपोज हम यहाँ खड़े हैं, है ना, इतना से यहाँ तक के दूरी पर खड़े हैं। ये दर्पण है, दर्पण के सामने हम इतने दूरी पर खड़े हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी जो है उसे किससे डिनोट करते हैं, यू से। वस्तु की दूरी छोटा यू। अब ये वस्तु की दूरी, अब क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण गया, है ना, जब वस्तु से प्रकाश की किरण जाता है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गया, है ना। दूसरी किरण क्या हुआ, वस्तु के सर से जाके गया, कहाँ से, इसके ध्रुव बोल सकते हैं या केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र से होते हुए गया। और ये यहाँ से जब केंद्र से होते हुए गया तो जितने एंगल से वो दर्पण पे टकराया उतने ही एंगल से वापस क्या हुआ, इधर आ गया, यानी कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होगा। अब क्या करते हैं, इस दर्पण को, इस किरण को क्या किए, इधर पीछे की साइड बढ़ा दिए। पीछे की साइड जब बढ़ाएं और इस किरण को भी पीछे की साइड बढ़ाएं तो जाके हमारा किरण जो है वो कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, है ना, कि पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं कट रहा है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब जाके ये इमेज बना। और ये कैसा बने, हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाया, है ना, आभासी बनता है और ये सीधा प्रतिबिंब बना। देखिए, जैसा कि इमेज था वैसे ही हमारा प्रतिबिंब भी बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण जो होता है एक प्रकार का दर्पण होता है जिसे हम लोग जनरली यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। ये हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ी क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने दूरी पर दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखा जाता है। जैसे जनरली हम लोग भी अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें आभास होता है कि हमारा प्रतिबिंब जो है, जितना दूर हम दर्पण के सामने खड़े हैं उतने ही दूर क्या होता है, वो हमारा प्रतिबिंब जो होता है, इमेज होता है, दर्पण में पीछे की साइड बनता हुआ प्रतीत होता है। ये हम लोग खुद रियलाइज करते हैं, है ना। तो सेम वही चीज मैंने लिखा है कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या होगा कि पार्श्व परावर्तित क्या होता है ना, कि पार्श्व परिवर्तित का मतलब जैसा कि आप रियलाइज किए होंगे, अगर नहीं रियलाइज किए होंगे तो अभी आप फिर से एक बार दर्पण के सामने खड़े होइए और देखिए कि मेरा दायां हाथ जो है वो कैसा दिख रहा है, बायां दिखेगा, और बायां हाथ जो होगा वो कैसा दिखेगा, आपका दायां दिखेगा। तो पार्श्व परिवर्तित का मतलब यही होता है कि दर्पण होता ही इस तरह से बना कि उसमें जो होता है बायां भाग जो होता है, बायां हिस्सा जो होता है वो दायां दिखता है और दायां हिस्सा जो होता है वो बायां दिखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है किसमें, समतल दर्पण में। इसमें वस्तु का बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है,
प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व परावर्तित होती है। परावर्तित होने का मतलब बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है। किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण को क्या होना चाहिए, कम से कम वस्तु के आधा होना चाहिए। कि कोई भी अगर हमें फुल प्रतिबिंब बनाना हो तो कम से कम दर्पण जो होता है वो वस्तु का आधा होना चाहिए। अगर दर्पण वस्तु इतना बड़ा है तो दर्पण कम से कम इसका आधा होना चाहिए, तभी वो हमारा फुल इमेज बना सकता है। आप इसे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा नोट बनेगा और आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हो जब इसे आप नोट करोगे और इसे बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बात किया प्रकाश क्या है ना, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का प्रकार बताएं। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इससे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या गुण है, क्या विशेषता है, लिखे। आ सकता है तो भी आप लिख सकते हो, 4 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, अर्थात कोई एक ऐसा दर्पण जिससे परावर्तित होने वाली किरणें जो होती है, यानी कि जहाँ से किरणें टकराती है वो कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, अवतल, और दूसरा उत्तल, है ना। तो अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है, जैसे कि ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, है ना। इसको 2 भाग में बांट दिए तो आधा इधर आ गया आधा इधर, है ना। तो एक का परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, धसा होता है, और एक का परावर्तक सतह जो होता है ऊपरा होता है। जैसा कि हम लोग जनरली आप घर में भी देख सकते हैं, एक चम्मच लीजिए, चम्मच का जो होता है एक भाग जो होता है ऊपर वाला वो उभरा होता है और दूसरा भाग जो होता है वो धसा होता है ना। एक साइड से देखिए तो आपका फिगर एक्चुअल छोटा दिखेगा और एक साइड से देखिए तो आपका फिगर जो होता है वो बड़ा दिखता है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दर्पण के जैसा वो काम करता है। इसी प्रकार होता है दर्पण, है ना। तो दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा होता है। देखिए ये परावर्तक तल है, जैसा कि चम्मच ले लीजिए, है ना। तो चम्मच में क्या होता है, आप इधर से क्या होगा, किरणें जाएगी तो ये जो है इधर से परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद इसमें क्या होता है, किरणें वापस लौटती है, तब जाके यहाँ पे इमेज बनता है, फिगर दिखता है। तो ये जो होता है परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की तरफ क्या है, इसमें धंसा हुआ है, इसलिए ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं अथवा कॉनकेव मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है, इसमें देखिए ये है उत्तल दर्पण। ये जो परावर्तक तल है यानी कि प्रकाश की किरणें जब आएगी तो इधर से टकराएगी और वापस मुड़ेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस दर्पण को क्या कहेंगे, इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये था गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण होता क्या है कि ये पूरा जो भाग होगा वो गोलीय होगा तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन जब इसे 2 भागों में बांट देंगे तो ये बन जाता है अवतल और उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण में कुछ बहुत सारे पारिभाषिक शब्द है कि फोकस कहाँ होता है, ध्रुव क्या होता है, और वक्रता केंद्र क्या होता है ना, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए चलिए उसको देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है कि कुछ परिवर्तित होने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे ये पूरा हमने गोलीय दर्पण का चित्र बनाया, फिगर बनाया है ना। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने आधा बताया कि ये परावर्तक सतह है। तो ये परावर्तक सतह का कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा, तो यहाँ पे सेंटर है जिसे क्या कहा जाता है, ध्रुव या पोल कह सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा अगर हम गोला लेते हैं तो इस गोले का पूरा एक केंद्र होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता
केंद्र कहते हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले एक करके देखते हैं कि ध्रुव, ध्रुव क्या होता है। ये जो है ध्रुव होता है, यहाँ पे देखिए इसको ध्रुव कहते हैं। क्यों ध्रुव कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये यहाँ से यहाँ तक गोलीय दर्पण है, उसका परावर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहा जाता है, इसे P से दर्शाया जाता है, इसे जनरली P से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है आपका मुख्य एक्सिस, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। तो मुख्य एक्सिस क्या होता है कि ये देखिए लाइन जो दिख रहा है, इसी को ही क्या कहा जाता है? मुख्य यक्ष कहा जाता है। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर, ये जो है वक्रता त्रिज्या है ना, यहाँ से उत्तर होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य यक्ष कहा जाता है। ये जो सीधी रेखा है उसे ही क्या कहा जाता है? मुख्य यक्ष। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हो, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूरा अगर गोलीय दर्पण होगा तो इसका क्या होगा? एक सेंटर होगा, तो उसी के सेंटर को ही क्या कहा जाता है? आपका वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए इस गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये पूरा गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसे ही वक्रता केंद्र कहा जाएगा, है ना। और इसी तरह से क्या है कि अगर ये केंद्र है तो इसे वक्रता केंद्र, और तथा इसके त्रिज्या को, अब ये पूरा गोला है तो सर्कल है, तो सर्कल की कोई ना कुछ त्रिज्या होगी, तो इसके त्रिज्या को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा, जिसे जनरली हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तथा इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आप इसे आसानी से नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? सॉरी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है कि ये गोलीय दर्पण है, तो परावर्तक सतह से कुछ किरणें जो होती है वो टकराती है और वापस किसी दूसरे मार्ग में लौट जाती है। तो ये जो किरणें वापस लौटती है वो कहाँ से हमेशा लौटती है? टकराने के बाद मुख्य फोकस से लौटती है। देखिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष ये हो गया आपका मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई वस्तु होगा तो इस पर क्या होगा? परावर्तन होगा, इस पर कोई किरण जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा? ऐसे करके वापस जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जहां से होकर परावर्तित होता है और गुजरता है तो उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर किरणें वापस नहीं भी मिलती है तब भी अगर हम पीछे की साइड से मिलाते हैं, हटाते हैं, बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वो हमें पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो उस स्थिति में भी वो क्या कहलाएगा? आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये बात हुआ मुख्य फोकस का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है कि आप देख रहे हो इसे जनरली फिगर में एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट किया गया है, इसे ही फोकस दूरी कहेंगे। सिंपली आप समझ सकते हो कि मुख्य फोकस और ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। किसी भी दर्पण में किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे फोकल लेंथ भी कहा जाता है, जिसे सिंपली हम लोग जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब एफ और आर के बीच में कुछ संबंध भी होते हैं, कुछ रिलेशंस भी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एफ और आर में क्या रिलेशन है, तो एफ और आर में क्या रिलेशन, हम इसे लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू जो होता है वो 2f होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक को आर कहते हैं, तो आर जो होगा वो एफ का डबल होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर जो है वो एफ का डबल होगा, फोकस दूरी का डबल होगा, या एफ जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। जहाँ यहाँ से जितना दूरी यहाँ तक होगा वही उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ परिभाषिक शब्द थे जो गोलीय दर्पण में जनरली प्रयोग किए जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी को परिभाषित करें, वक्रता केंद्र को परिभाषित करें, है ना, या फिर उसके मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और छोटे छोटे भी आते हैं। तो आई होप आपको इतने समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम लोग देखते हैं, बात करेंगे कि
आपका जो है कैसे बनेगा गोलीय दर्पण। अभी हम लोग पढ़ाए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब जो बनेगा, है ना, कि उसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो वो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से पा सकते हो और उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। थैंक यू।